वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू द ऑफ डे 2 ऑफ फाइटर सीरीज। स्वागत है तुम सभी लोगों का। आज के हमारे डे 2 में हमने लिया है आज जेंडर रिलीजन कास्ट। तो आज हम जेंडर रिलीजन कास्ट करने वाले हैं। जिनको नहीं पता फाइटर सीरीज क्या है तो उन्हें बता देते हैं। फाइटर सीरीज जहां पे हम अगले 9 दिन के अंदर सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के 9 चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ठीक है, ये इस सीरीज का डिटेल है। ठीक है, और डिटेल है तुम लोग डे 1 चेक कर सकते हो जिसमें हमने पावर शेयरिंग को कंप्लीट करा हुआ है। आज हम लोग को फेडरलिज्म लेना चाहिए था, है ना, विद द सीक्वेंस ऑफ सिविक्स। लेकिन आज हमने जेंडर रिलीजन कास्ट को लिया है। बेहद ही छोटा चैप्टर है, एकदम आराम से जाएंगे, इसको डिटेल में कवर करिए। उसके साथ इसके मैंने काफी प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, उसको भी प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर तुम चाहो तो 1.5 पे लगा दो एंड बस तो देखते बैठो। ठीक है, आराम से तुम्हारा 90 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 1 डेढ़ घंटे के अंदर मैं तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। 2018 के पहले देखो तुम लोग को मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। 2018 के पहले इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते थे। लेकिन आफ्टर 2018 के बाद अब इस चैप्टर में से सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क के क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, वरना ऑब्जेक्टिव्स में चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेहद ही आसान चैप्टर है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उन पे ओवरव्यू देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जेंडर, देन रिलीजन एंड देन कास्ट। एक एक करके तीनों को कवर करते हैं। जेंडर की बात करें तो जेंडर, देखो सबसे पहले चीज तो एक और चीज हम लोग को तुम्हारे साथ क्लियर कर देता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग पॉलिटिक्स का चश्मा पहन के, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जेंडर, रिलीजन या कास्ट, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीजें उसमें हो रही हैं। ठीक है, एंड उससे पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स में कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में। जेंडर की बात करें तो हम सब इंडिया में रहने वाले लोग हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि आज से काफी साल पहले, ठीक है, इंडिया में पहले के जमाने में गांव देहातों में वुमेन्स को एज एन इंफीरियर माना जाता था। उनका काम था सिर्फ घर में रहना, किचन में काम करना, ठीक है, और शादियों के निकल जाना। ठीक है, शादियों के चले जाना। उनका एजुकेशन से, जॉब से, ठीक है, घर से बाहर निकलने से, सभी चीजों से खत्म था। हम सब जानते हैं। लेकिन मेंस के साथ ये अलग था। मेंस को एज एन डोमिनेटिंग माना जाता था। घर के सारे काम, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी सब चीजें हैं, एजुकेशन हो गया, जॉब होगी, है ना, घर के सारे काम संभालना, लाइक घर के सारे पैसे वाले काम संभालना, ये सारे काम, और सबको घर में सबको ऑर्डर्स देना, ये सारे किसके काम थे? मेंस के काम थे। ठीक है, ये सब पहले माना जाता था। लेकिन अब चीजें चेंज हुई। ठीक है, लेकिन अभी हमको वो चीज नहीं पढ़नी। हमें ये चीज पढ़नी है कि इससे क्या हुआ। इससे दो जेंडर्स बांटे बटे गए। ठीक है, मेल एंड वुमेन्स, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब फीमेल्स को यहाँ पे इंफीरियर बताया गया है, ठीक है, और मेल्स को यहाँ पे डोमिनेटिंग बताया गया। तो इससे पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है? इससे पॉलिटिक्स पे ये असर पड़ता है कि वुमेन्स इक्वल राइट्स मांगती है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि पहले तो इनफेयर माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ। अब वुमेन्स को मेंस की तरह पावर्स चाहिए इन द सोसाइटी, इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वल पावर चाहिए, है ना। जैसे मेंस बाहर जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेजेस जा सकते हैं, ठीक है, वो वुमेन्स भी कर सकती है। जॉब्स करना है वो भी कर सकती है, बिजनेस स्टार्ट करना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकती है, टीचिंग करनी टीचिंग भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन पहले नहीं था, अब हो चुका है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? कि इस रीजन से हुआ बिकॉज वुमेन्स मांग रही है इक्वल राइट्स। और इस इक्वल राइट्स को मांगने को, ठीक है, इक्वल राइट्स एज इक्वल टू मेल, मतलब जितने राइट्स लड़कों के पास है वही लड़कियों के पास भी राइट्स होनी चाहिए। और इसी चीज को हम कहते हैं फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म बहुत वर्ड सुना होगा तुमने, फेमिनिज्म। ठीक है, और इसी वजह से वुमेन्स ने पॉलिटिक्स में भी अपनी पावर को यहाँ पे रिक्वेस्ट, मतलब कहते हैं ना, मूवमेंट्स चलाए जिससे वुमेन्स को इक्वल पावर चाहिए थी इन द पॉलिटिक्स, ताकि वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स रहे। अगर वुमेन लीडर बनेगी, ठीक है, तो उससे वुमेन्स के पास सोसाइटी में वुमेन्स के लिए पावर जनरेट होगी, है ना, उनके लिए एक मोटिवेशन जनरेट होगा। समझ रहे हो ना? ये और भी दे रहा हूँ उनको। देन हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिलीजन।
रिलीजन से पॉलिटिक्स का क्या असर है ये तो सब जानते ही है। ठीक है कि मेजोरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन, ठीक है उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज का कनेक्शन टू कलेक्ट द वोट्स वोट बैंक के लिए वही पढ़ डाले हम लोग डिटेल में। देन कास्ट, ठीक है कास्ट के बारे में बंटवारा करना, ठीक है और उससे कितनी कास्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, है ना पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है कास्ट की वजह से और कास्ट पे क्या असर पड़ता है पॉलिटिक्स की वजह से, वो दोनों चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं, डिटेल में आराम से पढ़िए। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स आर वेरी क्लोजली लिंक्ड एस्पेक्ट्स। जेंडर और पॉलिटिक्स के साथ, देखो हम जेंडर पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग कास्ट पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं, हम रिलीजन पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। जेंडर और पॉलिटिक्स जो है ना एक नेगेटिव रिलेशन बनाती है। ठीक है नेगेटिव रिलेशन मतलब कि यहाँ पे जैसे हम पढ़े कि वुमेन्स का मेल डोमिनेटिंग, उसी तरह से यहाँ पे जेंडर और पॉलिटिक्स यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन बनाती है। कैसे पढ़ेंगे तुम समझो, समझाता हूँ। पढ़ेंगे हम लोग। जेंडर पॉलिटिक्स आर क्लोजली लिंक्ड एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इन मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। Men and women often have different rules and opportunities in political life. Historically, politics are very dominated by men, with women having limited access to decision-making process. जो हमने कहा। However, over time there has been a push for a greater gender equality in politics। ठीक है पहले तो यहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर निकलना ये तक अलाउड नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे इक्वालिटी के लिए वुमेन्स लड़ती हैं फॉर द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इक्वालिटी के लिए, विथ वुमेन्स एडवोकेटिंग for women rights and representation. Despite progress, gender equality persists in many political systems, highlighting the need for the continued efforts to ensure equal participation and representation for all genders in political process। मतलब कि पहले वुमेन्स को इतनी इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल पावर नहीं मिला करती थी, इस रीजन से यहाँ पे वुमेन्स ने अपने पावर के लिए लड़ा। ठीक है दे टेक आउट द मोमेंट्स, उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने पार्टिसिपेट करा, है ना और इक्वल राइट्स वो चाहती थी कि पॉलिटिक्स में भी उन्हें इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पावर मिले, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मानी जाए और लड़कों को और लड़कियों को किसी अलग नजर से ना देखा जाए कि लड़के डोमिनेटिंग है लड़कियां डोमिनेटिंग नहीं है। ठीक है इनका काम एजुकेशन इकट्ठा करना या फिर स्कूल जाना कॉलेज जाना या जॉब्स करना बिजनेस करना ये इनका काम नहीं है। ठीक है ये अब सभी तरीके से हट चुका है। ठीक है अब यहाँ पे मेंस एंड वुमेन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, इक्वल नजर से देखा जाता है और इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ देखा जाता है, इक्वल पावर्स दी जाती है। कहने का मतलब वही है। पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स देखो, these divisions have been resulted in women's being less involved in public lives। इन लोगों को कहा है ना कि particularly in politics compared to men, traditionally only women men were allowed to participate in public affairs, votes and run for public offices। ठीक है in public affairs, votes and run for the public offices ये सब पावर किसके पास थी, मेंस के पास थी। ठीक है वुमेन्स के पास ये सारी पावर नहीं थी, लेकिन आ गई भाई। over time, gender issues has been raised in politics। पॉलिटिक्स में भी इसके इश्यूज होने लगे, बिकॉज पॉलिटिक्स में भी सारे सारे लड़के ही घुसे हैं यार, ठीक है लड़के भी तो नहीं चाहिए। Advocating for the enhancement of women's political and legal status as well as an improved educational and career opportunities, movements such as feminisms। देखो आगे बढ़, है ना इसी जो मूवमेंट्स निकाले गए, है ना जो मूवमेंट्स और जिस तरीके से लड़ाई करी यहाँ पे वुमेन्स ने फीमेल्स ने, ताकि उन्हें इक्वल राइट्स मिल सके लड़कों की तरह मेंस की तरह, इसी मूवमेंट्स को हम फेमिनिज्म कहते हैं और ये होता है फेमिनिस्ट। हैव पुश्ड फॉर इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हो। अरे आगे ऊपर आ गए। द एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन इन पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड इंक्रीज वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक लाइफ। ठीक है अब वुमेन्स का पॉलिटिक्स में एंटर करना, वुमेन्स का पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन पाना, इससे क्या हुआ, इससे वुमेन्स की ओवरऑल पब्लिक लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ गई। ठीक है हाउएवर इन इंडिया अ प्रीडोमिनेंटली patriarchal society, women still face disadvantages, discriminations and obsession in various forms। patriarchal society, patriarchal society क्या होती है, patriarchal society मतलब ऐसी सोसाइटी जहां पे वुमेन्स को कम दर्जा दिया गया मेंस के मुकाबले। ठीक है उनको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है उन्हें पार्शियलिटी फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसी सोसाइटी को हम लोग कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। वुमेन स्टिल फेस डिसएडवांटेजेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्सर्शन इन डिफरेंट फॉर्म्स। कैसे फॉर्म्स, है ना कैसे वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, आओ उसके पांच बताएं। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन्स इज लोअर देन द मेंस। मतलब कि अब तुम अगर जाके चेक करोगे
एजुकेशन के मामले में भी, ठीक है, जितने आज के टाइम पे लड़के पढ़ रहे हैं इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उससे काफी कम लड़कियां पढ़ रही हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों की पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम नहीं है, लड़कियों को स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया जा रहा, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन के लिए भेजा ही नहीं जा रहा, है ना? समझ रहे? वुमेन ऑफन परफॉर्म अनपेड वर्क्स डिस्पाइट वर्किंग लॉन्गर आवर्स देन मेंस. Selective abortion has led to decline in a child sex ratio. देखो, इसका पॉइंट बड़ा भेज दीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए। देखो, ये क्या कहता है कि जब अब देखो, वुमेन्स को एज ए डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। वुमेन्स को लाइक हम पहले से हमारे लोगों की ये सोच थी कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, उन्हें घर में रखना है, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन इसी वजह से पेरेंट्स यही जो है उम्मीद लगाए बैठे कि उन्हें लड़की नहीं चाहिए, उनका फर्स्ट चाइल्ड एक मेल होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से सेक्स अबॉर्शन होने लगे। ठीक है, अगर फीमेल होने लगी तो उससे सेक्स अबॉर्शन होने लगे, लड़कियां ना हो, ताकि लड़की अगर लड़की हो रही है उसे ना ही जन्म दिया जाए। ठीक है, अबॉर्शन करवा दे, सिंपल। विच इज इन अ डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। इस वजह से मेल फीमेल रेशियो में इम्बैलेंसेस आने लगे, मेल बढ़ने लगे, फीमेल कम होने लगे। समझ रहे हो? अर्बन एरियाज हैव इंक्रीजिंगली अनसेफ फॉर वुमेन्स। तो क्या ही बताओ, ये सब जानते हैं, पढ़ के समझ जाओगे तुम लोग। अर्बन एरियाज आर इंक्रीजिंगली अनसेफ फॉर वुमेन्स। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, जहां पे हमारे वाले हैं वुमेन्स एंड द पॉलिटिक्स। एंड द पॉलिटिक्स, क्या अब वुमेन्स ने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया तो क्या हुआ? इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स ऑफ्टन डू नॉट रिसीव इनफ अटेंशन इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखो, अब पॉलिटिक्स में सारे सारे लड़के बड़े, हर एक इंसान, हर एक जो है मेल डोमिनेटिंग एरिया है, सेक्टर है। पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं थी, आई एम सॉरी, रिस्पेक्ट नहीं थी, ना रिप्रेजेंटेशन थी उन लोगों की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया करते थे। इस वजह से जो वुमेन्स प्रॉब्लम थी उस पे ज्यादा काम नहीं किया गया था। As a result, feminists and the women's movements argue that unless women have more power, their problems will not be adequately addressed. Obviously बात है, अगर सारे लड़के ही हैं, ठीक है, तो वुमेन प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे एड्रेस नहीं की गई, वुमेन्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं किया गया, उनको एड्रेस ही नहीं किया, उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इस रीजन से वुमेन्स ये चाहते थे कि हम मूवमेंट्स निकाले, हमें इक्वल पावर मिले पॉलिटिक्स में, एंड उस वजह से हमारे पास इतनी इक्वल पावर हो कि हम अपने वुमेन समाज के लिए, हम हमारी सोसाइटी के लिए लड़ सके, हम हमारी सोसाइटी की लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए लड़ सके। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन्स मेंबर्स इन द लोकसभा रीच 12% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। ठीक है, लोकसभा में 12% वुमेन्स, 12% में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है 2014 में। ठीक है, 2014 में। बट देयर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबली रिमेन लो। ठीक है, ये लोकसभा की बात की जा रही है, लेकिन जो स्टेट असेंबलीज थी वहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन अब भी कम थी, लेकिन लोकसभा में 12% वुमेन रिप्रेजेंटेशन थी, जो हाईएस्ट पहुंची थी कब? 2014 के अंदर। ठीक है, वन सोल्यूशन टू वुमेन्स इशू इज टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स इन इलेक्टेड बॉडीज। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में इक्वली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और वुमेन्स को भी एक इक्वल राइट्स मिले, वुमेन्स को भी इक्वल सीट्स मिले। ठीक है, इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आज भी गाँव में, है ना, 1/3 जो सीट्स होती हैं वो वुमेन्स के लिए होती है, बाकी सीट्स मेंस के लिए होती है। दिस हैज लेड टू ओवर 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स। इस वजह से क्या हुआ है? ओवर 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स। जो मैं तुमको ये कर देता हूँ, माफ कर दूंगा यहाँ पे। इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स एंड ओवर 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे इनडायरेक्टली यहाँ पे 10 लाख वुमेन्स इलेक्ट हुई फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। जेंडर डिवीजन demonstrates that addressing social divisions in politics can benefit disadvantaged groups. इससे क्या हुआ? देखो, यहाँ पे वुमेन्स ने जो है एक फेयर प्रोपोर्शन की मांग रखी गवर्नमेंट से, कि वुमेन्स को भी एक फेयर प्रोपोर्शन, वुमेन्स को भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। और उस जैसे क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटीज में एंड पंचायत में 1/3 सीट्स जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई, और इस वजह से ओवर 10 लाख वुमेन्स इलेक्ट हुई, है ना, फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर 10 लाख टोटल वुमेन्स इलेक्ट हुई। एंड इससे क्या हुआ? इस वजह से जब अगर हमने जेंडर डिवीजन रखा, है ना, मेंस को भी रखा, वुमेन्स को भी रखा, इस वजह से प्रॉपरली जो है यहाँ पे
मेन एंड वुमेन्स की दोनों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा पा रहा था। ठीक है, वुमेन्स थी बॉडीज में, है ना, वुमेन्स प्रेजेंट थी, इस वजह से वुमेन्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोकेट की गई। ठीक है, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उस पे जो है यहाँ पे वर्क करा गया थ्रू द गवर्नमेंट। वही लिखा है यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, आ जाओ। अब हम अपने चैप्टर के सेकेंड फेज में आ चुके हैं, विच इज रिलीजन। विच इज रिलीजन, इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है। रिलीजन में हम लोग इसी पढ़ा है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, यही है, यही है, और कुछ नहीं है रिलीजन के अंदर। देखो, रिलीजन, रिलीजन डिफरेंसेस ओवर्स मैनिफेस्ट इन politics, especially in India, a country with the followers of various religions, people should be able to express their needs and interests in politics as members of religious communities. ठीक है, अब इंडिया हम सब जानते हैं, इंडिया में काफी रिलीजन है, काफी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और इक्वली इन लोगों को मतलब यहाँ पे जैसे कि किसी का पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे मेल एंड वुमेन्स की तरफ, मेल एंड फीमेल के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हर धर्म के साथ इक्वली यहाँ पे रिस्पेक्ट, हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर धर्म की इक्वली यहाँ पे पावर देनी चाहिए उनको, बेसिकली ये बताया जाए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे ये जो है यहाँ पे पैदा होता है कि पॉलिटिक्स रिलीजन में घुस जाती है, मतलब रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में घुस जाता है। अब इससे क्या होता है, रिलीजन को पॉलिटिक्स के बीच में लाया जाता है। जो मेजोरिटी रिलीजन होती है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी कम्युनिटी होती है, वो मिलती है विद पॉलिटिक्स। ठीक है, विद पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ मिलती है, जो मेजोरिटी रिलीजन है ना, उनके साथ मिलती है, एंड माइनॉरिटी को दबाती है। ठीक है, जो पावर है माइनॉरिटी को उसको दबाती है ना, और मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ मिल जाती है और अपनी गवर्नमेंट को ऑन कर देती है, ऑब्वियसली बिकॉज मेजोरिटी में है, इस रीजन से। ठीक है, और इसी चीज को क्या कहा गया, इसी चीज को कहा गया कम्युनलिज्म। और क्या इंडिया एक कम्युनल कंट्री है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज ए सिक्योर कंट्री, राइट, यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसके हिसाब से इंडिया एक सिक्योरिज्म कंट्री है, एक इंडिया एक सिक्योर कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है, सभी धर्मों के लोग किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, एंड अपनी मन मर्जी से फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड उनको इक्वल पावर दी जाएगी, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी हर रिलीजन को। द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नोन एज कम्युनल पॉलिटिक्स, जिनको कहा वैसे कि दिस इंक्लूड्स प्रेजेंटिंग वन रिलीजन एज सुपीरियर, मतलब कि मेजोरिटी कम्युनिटी, मेजोरिटी रिलीजन फॉर्मिंग डिमांड्स इन अपोजिशन टू अदर रिलीजन, मतलब माइनॉरिटी रिलीजन, एंड यूजिंग स्टेट पावर टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस, मतलब कि मेजोरिटी रिलीजन की मदद से यहाँ पे माइनॉरिटी रिलीजन के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना, उनको दबाना। ठीक है, कम्युनलिज्म टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना, मतलब कि वही मेजोरिटी का काम माइनॉरिटी को दबाना, है ना, उनके अगेंस्ट यहाँ पे दंगे करवाना। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस, communal violences, riots and massacres has been during the partitions of India and Pakistan। या तो ये क्या करते हैं, है ना, इसका एक तुमको इजी वे में बताऊंगा तुमको, या तो मेजोरिटी रिलीजन का साथ दे करके, मेजोरिटी रिलीजन को लेकर के, ठीक है, मेजोरिटी रिलीजन का साथ दे करके पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स मेजोरिटी रिलीजन का साथ देकर माइनॉरिटी को दबाती है ना, उनकी डोमिनेंस को दबाती है। ये बताया गया तुम्हारे पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट के अंदर, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी माइनॉरिटी के साथ मिलती है एंड एक अलग ही कंट्री बना लेती है। ठीक है, मतलब एक अलग हो जाती है, राइट, अलग हो जाती है विद माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, थर्ड चीज, दंगे करवाना। ठीक है, दंगे करवाना, कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर्स, मतलब कि अलग अलग धर्मों के बीच में, है ना, उनके बीच में विद इन कंफ्यूजन, उनके बीच में स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करना। ठीक है, उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना, उनके बीच में यहाँ पे एक दूसरे अलग अलग रिलीजन के बीच में हेट पैदा करना। ठीक है, हेट पैदा करना उनके माइंड में, एंड इससे उनके बीच में दंगे फसाद एंड यहाँ पे राइट्स क्रिएट करना, कम्युनल वायलेंस क्रिएट करना एंड लफड़े दंगे करवाना। ठीक है, समझ गए, जो कि हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के टाइम पे। ओके, अब क्या इंडिया एक कम्युनल कंट्री है? नहीं, इंडिया में कम्युनलिज्म फॉलो नहीं होता, ये इलीगल है, बैंड है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया एक सिक्योर कंट्री है, इंडिया इज ए सिक्योरलिज्म, वही पढ़ना है हम लोग, सिक्योरलिज्म के बारे में, सिक्योरलिज्म, सिक्योरलिज्म के बारे में। इंडिया एक सिक्योर कंट्री है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिक्योर कंट्री, इंडिया से सिक्योर स्टेट विद फीचर्स, क्या फीचर्स है देखो, इंडिया में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी धर्म को या किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में सभी रिलीजन्स यहाँ पे इक्वली रहते हैं, है ना, और इक्वल पावर के साथ भाईचारे से रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया गया कि ये रिलीजन हमारे कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन, ऐसा नहीं है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, वही कि हर रिलीजन के पास फ्रीडम है, हर इंसान के पास, हर इंडिविजुअल के पास, हर कम्युनिटी के पास एक फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती है, ठीक है, एंड दे कैन लिव। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, मतलब कि रिलीजन के बेस्ड पे यहाँ पे लोगों को बांटना या फिर डिस्क्रिमिनेट करना या फिर कह सकते हो, क्या कहते हैं उसको, या फिर पार्टीशन, क्या कहते पार्टीशन नहीं, पार्शियलिटी, आई एम सॉरी, पार्शियलिटी करना, धर्म के बेसिस पे पार्शियलिटी करना, ये सख्त मना है, ठीक है, किसके हिसाब से, हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। स्टेट इंटरवेंशंस टू इंश्योर इक्वालिटी विदिन रिलीजियस कम्युनिटीज, स्टेट इंटरवेंशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इक्वालिटी के लिए कर सकते हैं, राइट। देन हमने रिलीजन खत्म कर दिया। रिलीजन टॉपिक में इतनी चीज कि हाँ, रिलीजन टॉपिक में तुम लोग को मोटा मोटी, अगर जहां से तुम्हारे चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अननेसेसरी चीजें तो करनी नहीं तुम लोगों को, ठीक है, बस एग्जाम टाइम आ चुकी है तो तुम 100% कंसेप्ट को कवर करवा रहे हैं, डिटेल में कंसेप्ट कवर करवाए जा रहे हैं, लेकिन मेनली उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस्ड है जहां से सवाल बनते हैं, ठीक है, और रिलीजन से सवाल बनते हैं, लेकिन रिलीजन से कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन के ऊपर सवाल बनेगा, ठीक है, जेंडर से जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, उस पर सवाल बनता है, ठीक है, तो उन्हीं मेन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है अच्छे से, बाकी टॉपिक्स पढ़ने हैं लेकिन इन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ से सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ और चैप्टर, जो कि लाइक लिजिट हो चुका, ठीक है, मैं 1 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, राइट, 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिस कास्ट, कास्ट का पढ़ने वाले हैं। कास्ट में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, कास्ट इनइक्वालिटीज, पॉलिटिक्स का कास्ट में इंटरवेंशन एंड कास्ट के जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, वो चीजें, कास्ट इनइक्वालिटीज, ऑक्यूपेशन, कास्ट को हम सब जानते हैं, राइट, कास्ट को हम सब जानते हैं, ठीक है, इंडिया में ही सिर्फ कास्ट सिस्टम है, ये बात याद रखना कि इंडिया में ही सिर्फ कास्ट सिस्टम है, और किसी कंट्री में कास्ट सिस्टम नहीं है, रिलीजन सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, लेकिन कास्ट नहीं है। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जहां पे कास्ट डिविजन है, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग इंडिया में रहते हैं। Occupations being passed down through generation is a common in most societies, with the caste systems being an extreme form of this. The caste system assigns social roles, marriage partners, and dining companions based on the स्टेट के कास्ट, ठीक है। अब आज के टाइम पे भी अगर किसी को शादी करनी है, ठीक है, किसी को मैरिज करनी है, तो सबसे पहले क्या देखेगा, अपनी कास्ट की लड़की, ठीक है, सबसे पहले ये पूछेगा कि अपनी कास्ट की लड़की मिल जाए, राइट। With economic developments and social changes, old nations of caste hierarchy are breaking down. The Indian Constitution prohibits caste-based discrimination and aims to reverse injustice. इन तीनों चीजों में, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट में, हम तीनों चीजों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल पावर होनी चाहिए, ठीक है, इक्वली ट्रीट करना है सभी को, यही बताया गया है और यही बात बताई जा रही है यहाँ पे भी, कि माइनॉरिटीज को या फिर सोशल चेंजेस में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमको यहाँ पे कास्ट में बांटना नहीं है किसी को, कास्ट के बेसिस पे किसी को नहीं बांटना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें सख्त मनाही करता है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना सख्त मना है, और इस तरीके का इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले कास्ट का रोल इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिक्स का रोल इन कास्ट, मतलब कि कास्ट की वजह से पॉलिटिक्स में क्या होता है और पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट में क्या होता है, उल्टा, ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, कास्ट प्लेस वेरियस रोल्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कास्ट की वजह से क्या रोल होता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ठीक है, देखो तुमको एक प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ, पार्टीज क्या करती हैं, जहां पे उन्हें जीतना होता है, जैसे किसी एरिया में उन्हें जीत रहा है, और उन्हें देखना है कि उस एरिया के में पर्टिकुलरली इस एक पर्टिकुलर कास्ट की मेजोरिटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसकी मेजोरिटी है उस एरिया के अंदर, तो वो उसी कास्ट के बंदे को टिकट दे देता है, ठीक है, ताकि वहां से उन्हें मैक्सिमम वोट मिले एंड वो जीत जाए, ऑब्वियसली। अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स आर कॉमन ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है, जो मैंने तुमको कहा इलेक्शंस में टिकट देना ताकि जीत सके, जहां पे मेजोरिटी कास्ट के सिस्टम में हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज रेज कास्ट बेस्ड इश्यूज टू गेन सपोर्ट, वही तो, कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करना, अलग अलग लोगों को कास्ट के बेसिस पे बांटना, ताकि उन्हें वहां पे उससे गेन हो सके, ठीक है, उन्हें वहां पे उससे वोट्स मिल सके, ठीक है, और कास्ट बेस्ड इश्यूज को उठा करके उससे लोगों की मदद करने की कोशिश करें, ठीक है, यही पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ताकि उन्हें वोट्स मिल सके इलेक्शन में, समझ में आया? देन हम पढ़ेंगे, अब हमने पढ़ा कि बस पॉलिटिक्स में कास्ट को क्या होता है, अब कास्ट में अगर पॉलिटिक्स घुस गई तो क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कास्ट आइडेंटिफाइड इन डिविजन्स,
कास्ट ग्रुप्स इनकॉर्पोरेट नेबरिंग कास्ट टू बिकम लार्जर। मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, दो कास्ट एक साथ मिल जाती है। ठीक है, दो कास्ट एक साथ मिल जाती हैं ताकि पर्टिकुलरली एक लार्जर, एक स्ट्रॉन्गर कास्ट बने। ठीक है, कास्ट ना बने, मतलब दो कास्ट मिल जाती है ताकि सिमिलरली एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताया जा सके। डायलॉग एंड नेगोशिएशंस ऑकर बिटवीन कास्ट ग्रुप्स, न्यू कास्ट ग्रुप्स। ठीक है, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, है ना। Caste can lead to tensions and conflicts in politics, obviously, but it is not the sole determinant of the election outcomes. Other factors such as government performance, leader popularities, and also influence election. मतलब कि सिर्फ कास्ट के जैसे जो है इलेक्शन में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, कास्ट के जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होते, कास्ट बेसिस में बांटने की वजह से पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते, है ना। और ना ही कास्ट एकमात्र रीजन है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में जीतने का। ठीक है, एकमात्र ये रीजन नहीं होता। अदर फैक्टर जैसे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस क्या है, ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोमिस कर रही है, ठीक है, और किस तरह से वो कर रही है। लीडर अपॉर्चुनिटीज आल्सो इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। लीडर्स पॉपुलैरिटीज, जो कि जिसको टिकट मिला है, ठीक है, जिसको टिकट मिला है, जिस कैंडिडेट को, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, ठीक है, उस एरिया के अंदर, उस बेसिस पे भी वहां पे जीत सकते हैं। इसी के साथ हमने तीन पार्ट्स को कवर कर लिया। ये मेनली तुम्हारे तीन पार्ट्स हैं जो यहाँ से चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन पार्ट्स को कवर कर लिया। अब हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, हमने काफी एमसीक्यूज लिखा है, कुछ 15 to 20 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं, देखो समझा रहा तुमको, बता देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता, दीक्षा, दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा पोर्टल है, वहां के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई प्रोवाइड करती है, अगर जिसको नहीं पता तो गूगल पे आंसर करेगा। ठीक है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2023-2024 आ जाएगी। ठीक है, वहां के उसके क्वेश्चन है, एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिए हैं उसके क्वेश्चन है इसके अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन के क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, जैसे एडुकार्ड हो गया, ओसवाल हो गया, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मर्ज करके मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, जहां से मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं का मैंने क्वेश्चन उठा करके डाल दिया है। क्वेश्चन को नहीं रटना है, पहले बताओ। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर देना है, और उस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट था उसको रिवाइज करने का ट्राई करना है। बस वही हमारा अल्टीमेट एम है। आ जाओ, पहला सवाल देखते हैं। हाँ, आ जाओ। ये रहा हमारा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। फटाफट से पॉज करो भैया, पॉज मारो, पॉज। एंड पॉज मारने के बाद फटाफट से इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। ए बी सी डी ई एफ जी, क्या आंसर होगा इसका। सीबीएसई 2019 में सवाल पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताओ, पॉज करके। हम तब तक क्वेश्चन, what has contributed to significant changes in caste and the caste system in modern India। ठीक है, कास्ट में चेंजेस किस वजह से आए हैं हमें पढ़ा। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड लिटरेसी रेट्स, स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स, डिक्लाइन इन एजुकेशनल लेवल्स, एंड रूरल आइसोलेशन। ना, रूरल आइसोलेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एजुकेशन लेवल तो थोड़ी गिरा होगा। ठीक है, गिरावट वहां पे नहीं हुई, बिकॉज ऑफ द कास्ट वहां पे गिरावट नहीं हुई है। स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं भाई, देखते हैं जो ए मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। आज देखते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है हमारा। बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप तुम्हारा वैसे ही आया होगा। ठीक है, लिख दो यार, देखो यहाँ पे तुम्हारे जितने सवाल है ना, एक नोटबुक लो, उसमें लिख दो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा सवाल। ठीक है, उसका आंसर लिखो, ए बी सी डी जो भी है उसका आंसर लिख दो, एंड देखो क्या कौन सा ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक है, स्कोर बिल्कुल शेयर करना तुम्हारा। आते हैं अगले सवाल पे, जो कि तुम्हारा सीबीएसई 2019 में पूछा गया था सवाल। Why does the Indian Constitution provide individuals and communities the freedom to profess, practice, and propagate any religion? बताओ, फिर से पढ़ते हैं। Why does the Indian Constitution provide Indian Constitution individuals को और communities को ये freedom क्यों देती है, ताकि वो कोई भी किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके इंडिया के अंदर। क्यों ऐसा जो यहाँ पे राइट मिलता है, क्यों। क्या हमारी कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री है, क्या इंडिया में कम्युनलिज्म चलता है इस रीजन से? नहीं यार, कम्युनलिज्म तो क्या था, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन के बेसिस पे वोट्स इकट्ठा करी, फिर मेजोरिटी रिलीजन को ज्यादा डोमिनेंस दी जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है यहाँ पे, वो होता है कम्युनलिज्म। ये तो उसमें नहीं होना भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है इंडिया के अंदर, है ना, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिक्योर कंट्री। इंडिया इज ए सिक्योर कंट्री, इसी रीजन से ना। तो इंडिया इज एन थ्योरेटिकल स्टेट नहीं भाई, इंडिया सिक्योर स्टेट, राइट। इंडिया प्रमोट्स वन ऑफिशियल रिलीजन नहीं, इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी तक इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया में, बहुत सारे रिलीजन। इंडिया डिस्करेजेस रिलीजियस फ्रीडम्स नहीं भाई साहब। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, मेरे तरफ से सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
देखते हैं क्या है। आ जाओ। बिल्कुल सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पे आते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो क्वेश्चन पढ़ो। Why is the representation of women in the Indian Parliament still low compared to the European countries? ठीक है, अब जितना मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कंप्लीटली वुमेन डोमिनेशन हो चुका है ना। वहां पे वुमेन्स को जितना राइट है उतना ही मेल्स को राइट है, जितना मेल्स को राइट है उतना ही वुमेन्स को राइट है। ठीक है, बट इंडिया में उन यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का इन द इंडियन पार्लियामेंट। ऐसा क्यों है? क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं यार, इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन रहना चाहिए। वुमेन्स आर नॉट एजुकेटेड और ट्रेन्ड, ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। बिकॉज बिकॉज इंडिया में अब तक वुमेन्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है। उन्हें स्कूल भेजा नहीं जाता है, ना उन्हें कॉलेजेस भेजा जाता है, ना उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इस तरह से ट्रेन हो सके कि वो यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ सके। राइट। ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन, नहीं यार, लैक बिकॉज ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बिकॉज वुमेन्स को भी यहाँ पे कुछ मात्रा में, लेकिन कुछ मात्रा में तो है, कुछ मात्रा में पावर दी गई है वुमेन्स को, लेकिन दी तो गई है। कुछ वुमेन्स को दी गई लेकिन दी तो गई है। लैक ऑफ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर नंबर बी। डी तो मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्या लगता है? 2019 का सवाल है ये वाला भी। आ जाओ देखते हैं सही है कि नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारा सही आया या नहीं आया जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट। सीबीएसई 2020 का सवाल 2020 का क्वेश्चन आ चुका है। आज से ठीक 4 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले यार, 2025 आ चुका है। ओ माय गॉड। व्हाट इज वन वे टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशंस? ठीक है, वुमेन्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक ऑपरेशंस की वजह से? ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, नहीं यार, फाइनेंशियल सपोर्ट का मुद्दा ही नहीं बनता। अगर उन्हें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करके क्या करोगे? एजुकेटिंग वुमेन्स अबाउट देयर राइट्स, बिल्कुल। अगर वुमेन्स को यहाँ पे दबाया जा रहा है, ठीक है, उनकी पावर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें पावर्स नहीं दी जा रही है, तो उन्हें थोड़ी पैसे दोगे? पैसे तो नहीं दोगे ना। उन्हें सिखाओगे, उन्हें ट्रेन करोगे, उन्हें आप दिखाओगे कि उनके राइट्स क्या है ना, उन्हें बताओगे कि उनके राइट्स क्या है, उन्हें एजुकेट करोगे। राइट। इंक्रीजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट, नहीं। प्रमोटिंग मेल डोमिनेटिंग रोल्स, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रमोटिंग मेल डोमिनेटेड रोल्स, ना यार, पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड रोल्स में मिल रहा है। वुमेन्स को भी यहाँ पे चांसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको दबाया भी जा रहा है। तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन हो गया यार, तो क्वेश्चन बता भी नहीं मेरे को। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ मच रिप्रेजेंटेशन डू लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया प्रोवाइड फॉर वुमेन्स? हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है तो। सीबीएसई 2016 में पूछा गया। ठीक है, सीबीएसई इजी क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है। देखो अब तक हमने जितने क्वेश्चन सारे इजी हैं, ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन तक हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो सीबीएसई 2016 का सवाल है ये, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाउ मच रिप्रेजेंटेशन डू वुमेन गवर्नमेंट्स इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया प्रोवाइड देम? हमने ऊपर देखा था, हमने ऊपर क्या देखा कि यहाँ पे वुमेन्स ने अपनी लड़ाई लड़ी। ठीक है, वुमेन्स ने फेमिनिस्ट फोर्स निकाले, मूवमेंट्स निकाले, ताकि उन्हें यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपालिटीज में, पंचायत में 1/3 सीट्स यहाँ पे रिजर्व रखी। और वुमेन्स कितनी सीट्स, 1/3 सीट्स रिजर्व रखी। उस वजह से क्या हुआ था, उस वजह से ओवर 10 लाख वुमेन्स इलेक्ट हुए फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, हमने देखा था इस स्लाइड में, वुमेन्स फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन वाली स्लाइड में हमने देखा था क्या आपका। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, बिल्कुल 1/3 ऑफ द सीट्स। ऑब्वियसली कोई शक ही नहीं है। आ जाओ, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखो क्या कहता है। व्हाट इज मीन बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी? अरे हमने ये तो देखा ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? वो सोसाइटी जहाँ पे वुमेन्स को इंफीरियर माना जाए और मेन को सुपीरियर दिखाया जाए, मेन डोमिनेंस रखा जाए और वुमेन्स को कम दिखाया जाए, उनको पावर ना दी जाए, उनको दबा के रखा जाए बेसिकली। ठीक है, ऐसी सोसाइटी को हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी वेयर पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं भाई, अभी तो मैंने तुमको बताया। मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम हो सकता है। सोसाइटी फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नहीं यार, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे यहाँ पे पॉइंट नहीं आता। ठीक है, अब फीमेल लेड सोशल स्ट्रक्चर, नहीं है। पार्टिकुलर सोसाइटी में तो फीमेल्स को डोमिनेटिंग नहीं बताएंगे, मेल्स को बताएंगे ना। सीबीएसई 2016 का सवाल है, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो सकता है, बिकॉज बाकी सारे गलत है। तो क्या तुम्हारा बी आया?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो बी आ गया यार। तुम्हारा क्या है, देखो बताओ। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन? अरे ये अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये सवाल है। दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट में जो क्वेश्चन बैंक थी उसके 2020 में 22 में क्वेश्चन आया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन क्या होता है, तुमको 1 मार्क के लिए शायद शॉर्ट आंसर में भी लिखने आ जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, या फिर बेंच में आ जाए, तो पढ़ लो। द शिफ्ट फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज। द शिफ्ट फ्रॉम द शिफ्ट फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरिया नहीं। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब है कि रूरल एरिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। यहाँ पे तो सिटीज के लोग रूरल एरिया में जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। द रिडक्शन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इस वजह से क्या होगा, अगर रूरल वाले लोग, रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहां पे अच्छे लेबर्स मिल पाएंगे, है ना, वहां का वर्क बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा। समझ गए? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन मूविंग टू अर्बन एरियाज, ये बिल्कुल ऑप्शन होता है। राइज ऑफ एग्रीकल्चर इन सिटीज। सिटीज में कहाँ एग्रीकल्चर होता है, बताओ, कहाँ एग्रीकल्चर होता है सिटीज में? रूरल एरियाज में ही तो एग्रीकल्चर होता है, हमने 9th में पढ़ते आए हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कौन सा है? हाँ। व्हाट इज वन वे टू क्रिएट कम्युनल हार्मोनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया? व्हाट इज अ वन वे टू क्रिएट कम्युनल हार्मोनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? सारी कम्युनिटीज के बीच में एक प्रॉपर हार्मोनी, एक प्रॉपर मिलाव भाईचारा कैसे बना सकते हैं? एनकरेजिंग इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स, रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। सेलिब्रेटिंग ओनली नेशनल फेस्टिवल्स, नहीं। प्रमोटिंग वन डोमिनेटेड कल्चर, ना, ये भी नहीं सुना। एनकरेजिंग इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स, बिकॉज हम लोग को जो वेरियस कम्युनिटीज है ना, इनके बीच में अगर तुमको कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करनी है, जी, कम्युनल हार्मनी मतलब कि लड़ाई झगड़े, वो सारी चीजें कम्युनल करनी है, तो उसमें तुम लोग क्या रिस्पेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, हर रिलीजन को इक्वली नहीं करोगे ना। ठीक है, ये कहाँ का भेदभाव है भाई? ठीक है, अगर तुमको भाईचारे में रखना है तो तुम लोग रिस्पेक्ट करोगे, एक साथ रहोगे। भाईचारे में नहीं रखना, प्रॉपर हार्मोनी नहीं क्रिएट करनी है, तुम लोग क्यों करोगे? नहीं करोगे, है ना। सेलिब्रेटिंग ओनली नेशनल फेस्टिवल्स, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बच रहा है, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट हो सकता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल पे आते हैं। What is the one measures to abolish the caste system in Indian society? कास्ट सिस्टम को किस तरह से हटाया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है कास्ट सिस्टम को? कैसे? कास्ट सिस्टम क्या होगा? कास्ट सिस्टम में हम लोग पर्टिकुलर कास्ट को, है ना, सारे यहाँ पे पावर दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे। अब क्या करो? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, इक्वल पावर दो सबको। ठीक है, वही करो। स्ट्रिक्ट लॉ बनाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन से यहाँ पे कास्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कास्ट सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल। हेल्थ केयर फोकस, सिर्फ हेल्थ केयर, सिर्फ एजुकेशन का करके, है ना, सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज बना करके कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, बिकॉज कास्ट सिस्टम मेनली क्या कर रहा था, सबसे उनकी अपॉर्चुनिटीज छीन रहा था। मेन कास्ट कास्ट को, एक डोमिनेटिंग कास्ट को सारी सारी पावर दे रहा था, समझ रहे? इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, बिल्कुल। सीबीएसई 2019 का सवाल है, बेहद इजी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। आ जाओ। क्या कहते हैं, इन वॉट वेज डू वुमेन्स फेस डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी? वुमेन्स किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है? किस तरह से? वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ठीक है, कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, उनको जॉब्स में नहीं भेजा जा रहा, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनको इक्वल पावर नहीं दी जा रही। इस रीजन से वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। कौन? लड़कियां, वुमेन्स, विमेन्स। ठीक है, इक्वल पे एंड मोर रिप्रेजेंटेशन, नहीं भाई, उनको इक्वली यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी नहीं जा रही। ठीक है, इक्वली पे ही नहीं किया जा रहा। नो स्टीरियोटाइप्स, इक्वल वेजेस, ना ना। हायर पे, एक्टिव पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स तो नहीं है बिल्कुल भी, और हायर पे तो उनको किया ही नहीं जा रहा। तो लेस पे बिल्कुल उनको कम पे किया जा रहा है, और उनको कम अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही है। तो एकदम फ्रेश सवाल था भाई, ये सीबीएसई 2023 का सवाल था, फ्रेश सवाल, 2 साल पहले पूछा गया, है ना। और डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल, इसका डी का करेक्ट ऑप्शन है। हो गया खत्म? नहीं भाई नहीं, अब तक खत्म कहाँ हुआ है, रुक जाओ।
ये रहे, ये रहे तुम्हारे और एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल एमसीक्यूज हैं, इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। आ जाओ, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहते हैं? Why is seeking votes on religious grounds against the norms of the democracy? रिलीजन के बेसिस पे वोट्स इकट्ठा करना क्यों गलत है? ठीक है, क्यों गलत है? रिलीजन के बेसिस पे वोट्स इकट्ठा करना, इससे क्या होता है? रिलीजन के बेसिस पे अगर हम लोग वोट्स इकट्ठा करेंगे, तो क्या उससे सोशल यूनिटी बढ़ेगी? नहीं, नहीं। हम मेजोरिटी रिलीजन को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, उनको ज्यादा पावर देंगे, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, ताकि वहां से ज्यादा वोट्स आ सके। लेकिन वो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल यूनिटी तो नहीं बढ़ने वाली, सबके बीच में भाईचारा तो नहीं बढ़ने वाला। एनकरेजेस इक्वालिटी, अब तो हमने कहा इक्वालिटी कैसे बनेगी, जब मेजोरिटी मेजोरिटी कम्युनिटी को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो बाकियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी नहीं दी जाएगी, सबको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक्सप्लॉइट्स सोशल डिफरेंसेस एंड कॉजेस डिवीजन, बिल्कुल, इससे भेदभाव, भाईचारा टूटेगा, भाईचारा टूटेगा, इससे डिवीजन टूटेगा। हाँ, यहाँ पे इससे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, ठीक है, कि हमारा रिलीजन ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तुम्हारा रिलीजन बहुत कम है, ठीक है, ऐसा। तो ये इस तरह से सोशल डिविजन्स पड़ेंगे। सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई 2015 का सवाल है, 10 साल पुराना सवाल भाई साहब। आ जाओ, अरे वाह। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या बोलते हो? बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? इन व्हाट वेज डज कास्ट डिमॉन्स्ट्रेट इटसेल्फ इन द पॉलिटिक्स? अब कास्ट पॉलिटिक्स में अपने आप को कैसे बनाता है? हमने ये टॉपिक पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स में। कास्ट इन पॉलिटिक्स में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर कास्ट फॉर इलेक्शन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स इन कास्ट अलग है, कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। कास्ट इन पॉलिटिक्स में क्या था, पॉलिटिकल पार्टी तो कास्ट का फेवर कर रही थी, है ना, इलेक्शंस में कास्ट का फेवर कर रही थी, ताकि उनको वहां से वोट्स मिल सके। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है ना। वोटर्स अवॉइड कास्ट बेस्ड इश्यूज, बिल्कुल नहीं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कास्ट बेस्ड इश्यूज क्रिएट कर रही थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना। पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स एंड कास्ट इन्फ्लुएंस वोटिंग, ये तुमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कास्ट सिस्टम वोटिंग कर रही थी, ठीक है, कास्ट को इन्फ्लुएंस करी थी ताकि वहां से वोट्स मिल सके उनको, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज नेवर रेज्ड कास्ट बेस्ड इश्यूज, अरे भाई साहब ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो कास्ट बेस्ड इश्यूज क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो इसलिए तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। तो सीबीएसई 2019 का बेहद इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी। देखते हैं क्या है, बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। 1 घंटे में जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट्स यहाँ से, 20 मिनट्स में नहीं भाई, 5 से 10 मिनट आराम से हो जाएगा। बस बैठे रहना है तुमको, और सुनना है और आंसर करना है। व्हाट डज कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स लीड टू? अब कम्युनलिज्म से क्या हुआ? ठीक है, कम्युनलिज्म से क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, हमने ये बात पढ़ी थी, कम्युनलिज्म से क्या होगा? या तो मेजोरिटी जो रिलीजन होगा, सॉरी मेजोरिटी जो रिलीजन होगा, मेजोरिटी जो कम्युनिटी होगी हमारी, ठीक है, उसका साथ देगी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, और उस मदद से वो लोग माइनॉरिटीज को दबाएंगे, जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसको दबाया जाएगा। वरना माइनॉरिटी रिलीजन का साथ दे करके एक अलग ही सेपरेट एरिया बना दिया जाएगा, सेपरेट कंट्री बना दी जाएगी, या फिर सेपरेट स्टेट बना दिया जाएगा, समझ रहे हो? या फिर दंगे फसाद होंगे, ठीक है, कम्युनल राइट्स होंगे। दोनों रिलीजन्स को, मेजोरिटी रिलीजन्स को एंड माइनॉरिटी रिलीजन्स को, दोनों को आपस में यहाँ पे लड़ाया जाएगा, ठीक है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स, टेंशन क्रिएट की जाएगी, ताकि कम्युनल वायलेंस हो, राइट्स हो, लड़ाई हो, लफड़े हो, दंगे, राइट, यही होगा। तो हमने ये चीजें पढ़ी थी इसके अंदर, राइट। तो रिलीजियस पीस एंड इक्वालिटीज, अरे बिल्कुल नहीं, रिलीजियस पीस एंड इक्वालिटीज कहाँ होती है? सेक्युलरिज्म के अंदर, ठीक है, जो कि है इंडिया, राइट। तो ये तो नहीं होने वाला। कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैस्करेज, बिल्कुल हमने ही तो पढ़ा कि कम्युनल वायलेंस होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज विद डाइवर्स सपोर्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये भी नहीं। सीबीएसई 2020 का सवाल है, फ्रेश 5 साल पहले का सवाल है, ठीक है, ये तुम्हारा इसका आंसर है बी। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स? वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से बढ़ा, है ना, और क्या चीज ऐसी थी जिसने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ाया, ठीक है, क्या है इसका आंसर, ठीक है। क्यों, क्यों वुमेन्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, है ना, फिर क्यों वुमेन्स चाहती थी कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि वहां से उन्हें जो सोसाइटी है वो एक इक्वल नजरिए से देखे। इक्वल नजरिए से देखे का मेरा मतलब ये है
कि मेंस को एंड वुमेन्स को दोनों को इक्वली देखा जाए, कि मेंस जो काम कर सकते हैं वो वुमेन्स भी कर सकती हैं। ठीक है, मेंस के पास जो राइट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है मेंस के पास, मेंस को जो रिस्पेक्ट दी गई है वो वुमेन्स को भी दी जाए। ठीक है, लिमिटिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन ऑब्वियसली यही हमें देगा। रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स पॉलिटिकल एजुकेशन, वुमेन्स को पॉलिटिक्सल सॉरी वुमेन्स को प्रॉपरली एजुकेशन ना दी गई, क्या ये रीजन था वुमेन्स का पॉलिटिक्स में घुसने का? नहीं, ये एक रीजन था। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा रीजन ये एक ही रीजन था, लेकिन ऐसे काफी रीजन थे ना, और इन काफी रीजन में एक ही कंक्लूजन निकला, और वो कंक्लूजन ये था कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, प्रमोटिंग पॉलिटिकल एपिथी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड देन बचा क्या तुम्हारा? बी, सीबीएसई 2015 का ये सवाल है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल 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 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी है, देखो सारी इजी थे यार। द एम्फेसिस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स occasionally creates the illusion that caste is the only factor in elections. Do you agree with this? अरे हमने देखा ना भाई कि कास्ट, यहाँ पे हमने पॉलिटिक्स इन कास्ट वाली स्लाइड में लास्ट लाइन हमने क्या पढ़ी थी? लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी कि पॉलिटिक्स जो इन्फ्लुएंस होता है, इलेक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉलिटिक्स जो सॉरी कास्ट के बेसिस पे इलेक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे इलेक्शंस में कास्ट मदद नहीं करता, है ना, कास्ट इनइक्वालिटी मदद नहीं करती है, कास्ट सिस्टम में मदद नहीं करता है। उसके साथ साथ और भी चीजें चाहिए, जैसे कि क्या, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, उनकी लीगल लीडर जो है, जो उनका कैंडिडेट है, उसकी वहां पे पहचान क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है उस बंदे की। ठीक है, किस तरह का काम तुमने करा है, गवर्नमेंट ने उस एरिया में या उस स्टेट में, सिटी में किस तरीके का वर्क करा है, अपने प्रोमिस किस तरह से दिए हैं और उसको फुलफिल कराया या नहीं करा है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होता है? यस, यस बट अदर इश्यूज मैटर्स ऑल्सो। ठीक है, देखो इसका आंसर मैं तुमको बताता हूँ क्या हो सकता है। इसका आंसर तो ये है कि सबसे पहले चीज तो जो कास्ट है, ये इलेक्शन में या जो पॉलिटिक्स है वहां पे एक रोल प्ले करता है, बिल्कुल हाँ जी, यस, यस रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जो रोल प्ले करती है, अदर थिंग्स भी है, अदर थिंग्स भी मैटर करती है, अदर इश्यूज भी मैटर करते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी क्या है, उन्होंने क्या क्या वहां पे काम करे, किस तरह से काम करे, समझ में आया? तो यस बट अदर इश्यूज ऑल्सो मैटर्स, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। नो, नो तो बिल्कुल नहीं आना वाला, नो तो बिल्कुल नहीं आना, बिकॉज कास्ट तो मैटर करती है। यस ये भी आएगा बट ओनली कास्ट मैटर्स नहीं, ओनली कास्ट नहीं, अदर थिंग्स मैटर करती है। नो तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट बेस्ट है। 2018 में तुम्हारा सवाल पूछा गया था, बेहद इजी, बेहद इजी, ले लो, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी, वेरी वेरी इजी। देखो लास्ट पढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट है आई गेस। 2012 एंड 2011 में सवाल पूछा गया था, आओ पढ़ो। कास्ट हैज नॉट स्टिल डिसअपियर्ड फ्रॉम contemporary India. Do you agree with these statements? Justify your answer with a suitable agreement. ये तुम्हारा क्वेश्चन 2012 और 11 में लॉन्ग आंसर में आया था, लेकिन अभी यही क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट पे, कि कंसेप्ट बेस पे थोड़ा छोटा करके, ठीक है, उनको शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। कास्ट हैज नॉट स्टिल डिसअपियर फ्रॉम द कंटेम्पररी इंडिया। कास्ट क्या इंडिया से डिसअपियर हो चुका है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आज भी कास्ट बेस्ड यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होती हैं। ठीक है, कास्ट में बांटा जाता है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, कास्ट है आज भी इंडिया में, आज भी अलग अलग कास्ट इंडिया में है, तो वो तो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हो गए, नहीं हुए, तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, यस यस, यस तो बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं, कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड सोशल बिहेवियर, बिल्कुल सही, बट ओनली रूरल एरियाज, नहीं, कास्ट सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है। ठीक है, कास्ट के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग सिर्फ रूरल एरियाज में रहते हैं, नहीं ना, कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड सोशल बिहेवियर, आज भी कास्ट सोशल पॉलिटिक्स बिहेवियर्स में इंटरफेयर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीड, एग्रीड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी सवाल के ऊपर। हाउ कैन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स बी बेनिफिशियल एंड प्रॉब्लमेटिक एट द सेम टाइम? रिलीजन का एंड पॉलिटिक्स का रिश्ता, नाता क्या है? जी, रिश्ता और नाता क्या है, और उससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती है, उससे बेनिफिट्स क्या क्रिएट हो सकते हैं, वो बताओ। सेम टाइम पे उसके बेनिफिट्स और सेम टाइम पे उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं,
वो साथ में बताऊंगा। पांच पढ़ना है। यूनिट्स यूनाइट्स कम्युनिटीज एंड कॉजेज इंटॉलरेंस, नहीं, कॉजेज इंटॉलरेंस तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यूनिट्स करती है, ठीक है, एक साथ आती है भाईचारा। प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, क्रिएट्स डिविजन्स। सेक्युलरिज्म तो प्रमोट होता है, लेकिन डिवीजन स्टेट नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन लेना चाहिए। एनकरेजेस हार्मोनी एंड कॉजेज वायलेंस, ये नहीं होना चाहिए। एज मोबिलाइजेशन, ये बिल्कुल हो सकता है। एक्सप्लॉइट सेंटिमेंट्स, ये बिल्कुल हो सकता है। आई गेस डी इज द ऑप्शन। क्या तुम लोग बता दो, क्या तुमको सही ऑप्शन लगता है यहाँ पे? डी इज द ऑप्शन, बिल्कुल डी इज द ऑप्शन। 2012 में सॉल्व किया गया था। इसी के साथ हमने अपने चैप्टर को, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, खत्म कर दिया। ठीक है, अगर तुमने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो तुम बहुत आगे हो चुके हो मेरे बेटा, तुम फाड़ दोगे। तो बस कमेंट में जाके लिख देना हैशटैग डे 2 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड लिख देना। और हमने आज 17 क्वेश्चंस करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वे में नहीं है कि तुम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रट्टे मारो, नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहा मैंने। इन क्वेश्चंस को रट्टे मारने के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इन क्वेश्चंस के पीछे के कंसेप्ट को पढ़ो और देखो कि इन क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट लगे हैं ना, वो तुम्हारे कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, और वही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है ना। क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन मेनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे, तो डरना नहीं है बिल्कुल। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, तो फटाक से लेक्चर देके चले जाओगे और क्वेश्चन देके चले जाओगे प्रीवियस ईयर, तो तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। इतना ज्यादा भी कुछ डरावना चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। राइट, तो बता देना कि कमेंट्स में लिख देना डे 2 कंप्लीटेड। ऑल्सो नीचे बता देना तुम्हारा स्कोर क्या आया आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस। आई होप तुम्हारा 17 ऑन 17 ही आया हो, और 17 ऑन 17 आ चुका है, तो ये चैप्टर तुम्हारा 10 ऑन 10 हो चुका है। अब बस इस चैप्टर पे मूव ऑन करवाऊंगा, आप फटाफट आगे के चैप्टर को मूव करो। ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच अगर तुमने हमारा लेक्चर देखा है। हम मिलते हैं डे 3 पे। ठीक है, आज डे 2 था, अब हम लोग सीधे कल मिलेंगे डे 3 पे। डेली लेक्चर्स आएंगे एग्जैक्ट 6 PM को हमारे चैनल पे लर्न्स ब्राइट पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमको जुड़े रहना इस सीरीज के साथ। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर तुमको सारे लेक्चर्स को एक ही जगह पे एक्सेस करना है, सीधा प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। ठीक है, धीरे धीरे सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। आज 2 फरवरी था, तो आज हमारा डे 2 था। कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, है ना, डे 3 में। ठीक है, आई होप तुम प्रिपेयर्ड रहोगे डेली 6 बजे। थैंक यू सो मच।